जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों आज है 16 दिसंबर यानी विजय दिवस। दोस्तों आज ही के दिन भारतीय सेना ने एक नए शौर्य और पराक्रम का इतिहास रच दिया था। दोस्तों आज ही के दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, अपने घुटने टेक दिए थे और यह इतिहास में दर्ज हो गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब इतनी बड़ी मात्रा में या इतनी बड़ी सेना ने आत्मसमर्पण किया हो। तो दोस्तों विजय दिवस की कहानी की बात करेंगे और विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पे जीत दर्ज करी थी। तो इंडो पाक वॉर में क्या हुआ था वो जानेंगे और इस वॉर से एक नए देश का निर्माण होता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बनने की पूरी कहानी इस सेशन में आप जानेंगे, कैसे ईस्ट पाकिस्तान क्या बना, बांग्लादेश बना। तो सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा, हम डिस्कशन आपसे करते रहेंगे। तो दोस्तों एक बात और यहां पर समझिएगा, राइस स्मार्ट और मेरी तरफ से आप सभी को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं या देखेंगे, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस इमेज को क्या करिए, आज अपनी डीपी वगैरह में लगा लीजिए, एक ट्रिब्यूट देने के लिए सेना को। ये सेना का पराक्रम है और ये हमेशा इतिहास के पन्नों में ऐसे ही दर्ज रहेगा। जब पाकिस्तान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर सिग्नेचर किए थे, जनरल नियाजी ने यहां पर क्या किया था, सिग्नेचर किया था। तो बात समझिएगा। अब हम बात करते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था, इसके बैकग्राउंड की समझिएगा। कोई भी वॉर होता है तो उस वॉर के पीछे की कुछ कहानी होती है, कुछ चिंगारी होती है और जब तक चिंगारी नहीं होती है तब तक धुआं नहीं उठता है, जब तक धुआं नहीं उठता है तब तक आग नहीं लगती है। तो चिंगारी कहाँ उठी, धुआं कहाँ उठा, आग कैसे लगी और फिर आग कैसे शांत हुई, ओवरऑल सभी बातें इस सेशन में आज हम जानेंगे। तो जुड़े रहिएगा एंड तक। तो दोस्तों अगेन कहानी स्टार्ट होती है भारत के विभाजन से। आपको पता है 1947 में हम आजाद हुए, लेकिन आजाद होने के साथ ही भारत में सबसे बड़ा जो दिक्कत आई, वो दिक्कत किसकी आ गई यहां पर दोस्तों, दिक्कत आई पार्टीशन की। समझिएगा, यहां पर भारत आजाद तो हुआ लेकिन भारत दो टुकड़ों में बंट गया, पाकिस्तान और इंडिया। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, यहां पर ये जो डिवीजन है वो छोड़ करके गए थे। तो एक तरफ आप देख रहे हैं यहां पर भारत है और एक तरफ पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान दो तरफ, एक आप देखेंगे ये वेस्ट पाकिस्तान है और ये ईस्ट पाकिस्तान है। पाकिस्तान दो टुकड़ों में था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। बेसिकली ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, यहां पर दोनों में रिलीजन तो सेम था, दोनों पाकिस्तान में रिलीजन तो सेम था, मुस्लिम रिलीजन, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यह था, इन दोनों की दूरियां 1000 माइल्स, 1000 माइल से भी ज्यादा यहां पर डिफरेंसेस थे। ठीक है, यहां से यहां जाने के लिए और यहां से यहां जाने का रास्ता भी आप देख लीजिए, ये रास्ता है शिप के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली भारत से होकर के तो जाओगे नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो ये रास्ता था यहां पर पहुंचने के लिए। दूसरा एक सबसे बड़ा डिफरेंस था लैंग्वेज का डिफरेंस। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे ये उर्दू बोलते थे, ठीक है, और ये जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे ये बंगाली बोलते थे, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा तादाद थी बंगाली की। अब जो क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान है मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उर्दू को क्या बना दिया यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज और ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब सोचिए, जब ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू होगी तो इधर के जो लोग बंगाली बोलते हैं उनको क्या हुआ, एक धक्का लगा कि हमारी बात यहां पर नहीं सुनी गई और इनको हमेशा से थोड़ा सा एक तरीके से वो विकास नहीं मिला जो विकास यहां के लोगों को मिला, एक तरीके से अलग समझा जाता रहा। समझिएगा यहां पर। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती रही और ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी और ये आगे बढ़ करके पहुंचती हैं इलेक्शन तक। अब बात होती है 1970 में पाकिस्तान में हुए जनरल इलेक्शन की। बेसिकली दो पार्टी यहां पर सामने थी, एक ईस्ट पाकिस्तान से, फिर से मैं इसी मैप पर आपको लेकर के जाऊंगा, देखिएगा एक मिनट यहां पर, ये जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो थी आवामी लीग। वो कौन सी थी, वो थी आवामी लीग, ध्यान रखिएगा यहां पर। और इधर की जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के जो चुनाव में आई वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इसके जो हेड थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और इसके जो हेड थे आवामी लीग के वो थे शेख मुजीबुर रहमान, शेख
मुजीबुर रहमान, बेसिकली मैं शॉर्ट में मुजीब लिख देता हूं यहां पर, तो शेख मुजीबुर रहमान इसके हेड थे। तो जो शानदार प्रदर्शन किया वो आवामी लीग ने प्रदर्शन किया। आवामी लीग ने क्या किया, यहां पर 160 सीटें जीत ली। मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिए गए एक तरीके से। इतने वोट, इतनी मेजॉरिटी इनके पास थी कि इनको क्या बनना था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल एक तरीके से डोमिनेंस थी वो वेस्ट पाकिस्तान की थी। तो वेस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहिया खान ये नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान का कोई व्यक्ति क्या बने, देश का प्रधानमंत्री बने। ये सबसे बड़ा कारण था। अब ऑब्वियसली जो बहुमत लेकर के आएगा उसको आप अगर पद नहीं देंगे तो कुछ तो आगे क्या करेगा, अपने पद के लिए अपनी बात रखेगा। वही काम आगे हुआ। देखिएगा यहां पर ये जो भाई साहब हैं, ठीक है, ये थे प्रेसिडेंट यहिया खान। यहिया खान और जिनकी मैंने अभी बात करी जुल्फिकार अली भुट्टो, ये नहीं चाहते थे कि ईस्ट का कोई व्यक्ति क्या बने, देश का प्रधानमंत्री बने। समझिएगा। तो क्या हुआ आगे देखते जाइए। यहां पर 7 मार्च चुनाव कब होते हैं दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, चुनाव होते हैं 7 दिसंबर 1970 को। 7 दिसंबर 1970 को चुनाव होते हैं और उसके 3 महीने बाद यहां पर 7 मार्च को शेख मुजीब जी क्या देते हैं, स्पीच देते हैं। इनकी स्पीच में लगभग 20 लाख से भी ज्यादा लोग, यहां पर देखिएगा 20 लाख से ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे इनकी स्पीच को सुनने के लिए। और इस स्पीच में एक बात उन्होंने कह दी। उन्होंने कह दिया बांग्लादेश अब एक स्वतंत्र राज्य है। बांग्लादेश को एक तरीके से लिबर्टी और इंडिपेंडेंस इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है एक तरीके से वॉर की। लेकिन अब वो वॉर कैसे हुआ समझिएगा। यहां पर ढाका में इन्होंने स्पीच दी थी और इनकी स्पीच को 2017 में यूनेस्को ने क्या किया है, डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज के रूप में शामिल कर लिया है। ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है किसका, यूनेस्को का। यूनेस्को ने इनकी स्पीच को एक ऐतिहासिक स्पीच बताते हुए इसमें शामिल कर लिया, जहां पर इन्होंने क्या कहा था, स्वतंत्र है। तो दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लिया गया जुल्फिकार अली भुट्टो को और स्टार्ट किया गया ऑपरेशन सर्चलाइट। बात करते हैं यहां पर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की शुरुआत। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है ऑपरेशन सर्चलाइट। क्या था ऑपरेशन सर्चलाइट? शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके कहां लाया गया, गिरफ्तार करके लाया गया इनको वेस्ट पाकिस्तान में। और ईस्ट पाकिस्तान में जो वेस्ट पाकिस्तान की जो सेना थी और जो वहां सेना थी उसको डिप्लॉय कर दिया गया कि ईस्ट पाकिस्तान में जो अशांति फैली हुई है उसको शांति के रूप में जाकर के तब्दील करो। तो दोस्तों अपने ही देश में भाई, ईस्ट और वेस्ट था तो वो एक ही देश ना, अपने ही देश की सेना अपने ही लोगों पर जुल्म करने लगी। और ईस्ट पाकिस्तान पहुंच के आर्मी ने जो तबाही मचाई है, जो नरसंहार किए हैं, लगभग 30 से 40 लाख लोगों को इन्होंने मार डाला। औरतों का रेप किया गया वहां पर, औरतों और महिलाओं का। मतलब इस कदर ज्यादती की गई है कि उसको इमेजेस के माध्यम से भी यहां पर नहीं दिखा सकते हैं दोस्तों। इतनी एक तरीके से कि विचलित कर देने वाली वो सारी की सारी इमेजेस हैं, क्योंकि हम और आप इमेजेस के माध्यम से ही अब उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये पूरा मार्केट शुरू हो गया कहां पर, ईस्ट पाकिस्तान में, ऑपरेशन सर्चलाइट के बिहाफ पर। और ऑपरेशन सर्चलाइट को स्टार्ट करने के लिए ऑर्डर किसने दिए थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यहिया खान ने। और 25 मार्च 1971 को स्टार्ट होता है बांग्लादेश जेनोसाइड। अब आगे समझिएगा। अब आगे बात आती है इंडियन इन्वॉल्वमेंट की। भारत कैसे इन्वॉल्व हुआ? ऑब्वियसली बांग्लादेश जो आज की डेट में है, जो ईस्ट पाकिस्तान, वो क्या था, भारत का तो पड़ोसी मुल्क था ना। अपने पड़ोसी लोगों पर होते हुए अत्याचार को उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सहन नहीं कर पाई। और एक बात यह भी है, जब ईस्ट पाकिस्तान में, फिर से इसी मैप पर आता हूं, ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, ये जो ईस्ट पाकिस्तान, यहां जब नरसंहार शुरू हुआ तो ये लोग ऑब्वियसली कहां आएंगे, ये लोग भारत आने लगे। अब जब ये लोग भारत आने लगे तो इंदिरा गांधी जी को टेंशन हुई कि इतनी बड़ी आबादी को भारत में शरण कैसे दे। तो इन्होंने कहा कि भारत को शरण देने से अच्छा है कि भारत इनको क्या कर दे, एक तरीके से आजादी दिला दे, इन यहां पर शांति व्यवस्था क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तभी ये लोग कहां है, यहां चले जाएं। और आर्थिक रूप से भी ये अच्छा होगा। आर्थिक रूप से अगर भारत इसको स्वतंत्र करा दे तो ज्यादा सही रहेगा, ना कि यहां के लोगों को यहां पर शरण दे दे। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैठक बुलाई, इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, बैठक बुलाई। और उस बैठक में जो उस समय यहां के
आर्मी हेड थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मानेक शॉ जी से कहा कि अभी जाइए और अगेन ईस्ट पाकिस्तान को स्वतंत्र कराइए, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में, ठीक है, जो वहां नरसंहार किया जा रहा है वहां पर अभी युद्ध करिए पाकिस्तान से और उसको पूरा का पूरा स्वतंत्र करा दीजिए। मानेक शॉ जी ने यहां पर एक बात कह दी थी बड़ी आसानी से कि युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है। इन्होंने उस समय युद्ध करने से डिनाई कर दिया कि युद्ध का ये सही समय नहीं है करने का, क्योंकि ये मीटिंग होती है अप्रैल में, ठीक है, एक तरीके से मानसून सर पे था, तो मानसून में हम ईस्ट की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि ईस्ट की तरफ क्या है, पूरा पानी पानी आएगा, बाढ़ होगा, और फिर क्या है, वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से हम घिर जाएंगे और चाइना भी सूखा होता है, वहां पर हम घिर जाएंगे। तो इन्होंने कहा सही समय दीजिए। इन्होंने कहा नवंबर तक हम प्लानिंग करते हैं और नवंबर तक आपको जीतना है ना, आपको क्या करना है, स्वतंत्र कराना है ना, वो हम करवाएंगे, लेकिन सेना हमारे हिसाब से चलने दीजिए। तो ये क्या हुआ, तब तक क्या करें इतने समय में, तो यहां से बात आई ठीक है हम इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। अब सपोर्ट किसको करेंगे, ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान में जितने भी इंसर्जेंट थे, विद्रोहियों ने एक ग्रुप बना लिया था जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। क्या नाम था, मुक्ति वाहिनी। तो अगेन ये डिसाइड किया गया कि तब तक क्या है, मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया जाएगा। ये देख लीजिएगा कि वहां के मतलब बांग्लादेशी, आज की डेट में बांग्लादेश, तो पूर्वी पाकिस्तान के वो नागरिक जो अपने देश की, अपने एरिया की स्वतंत्रता चाहते थे, उन सभी को मुक्ति वाहिनी में शामिल किया गया और मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड किया गया किसके द्वारा, रॉ के द्वारा ट्रेंड किया गया। रॉ ने हेल्प करी यहां पर हर तरीके से, ठीक है, अगेन ट्रेनिंग तो दी, यहां पर हथियार तो दिए, लड़ना तो सिखाया, सब कुछ यहां पर ये धीरे 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 होता रहा यहां पर। तो मुक्ति वाहिनी ट्रेंड होती गई। अब मुक्ति वाहिनी क्या है, ईस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी आर्मी थी उससे लड़ती थी और ये गुरिल्ला वार करते थे। गुरिल्ला वार का मतलब क्या होता है दोस्तों, छापेमारी वाला, मतलब एकदम से आए, अटैक किया और चले गए और इनको कोई भी नहीं पहचानता था। इस तरीके से सिस्टम होता था, गुरिल्ला वार करते थे और चले जाते थे। तो मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड किया गया धीरे धीरे। अब आगे बात समझिएगा, आगे स्टार्ट होता है ऑपरेशन जैकपॉट। ऑपरेशन जैकपॉट भारत के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, कब, 15 मई 1971 को। और इस ऑपरेशन जैकपॉट में यह डिसाइड किया गया था कि मुक्ति वाहिनी के जो फाइटर्स हैं इन्हीं को हर प्रकार का सपोर्ट दिया जाएगा ईस्ट पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस में, जो पूर्वी पाकिस्तान है उसके स्वतंत्र कराने में। अब इसके बाद मेन जो युद्ध स्टार्ट होता है 3 दिसंबर को। भारत इंतजार कर ही रहा था, सही समय भी आ गया, क्योंकि जनरल मानेकशॉ ने क्या कहा था, मानसून निकल जाने दीजिए, नवंबर तक का समय हमें दीजिए, नवंबर के बाद सेना जो है वो पूरी तरह से तैयार होगी क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए। लेकिन जिसका इंतजार था वही हुआ। ऑपरेशन चंगेज खान पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च कर दिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स भारत में एंट्री करते हुए, और भारत इससे पहले कुछ समझ पाता कि भारत के कई जगहों पर क्या किया, बमबारी कर दी इन्होंने, ठीक है। तो वो जो बमबारी इन्होंने करी है कब, 3 दिसंबर 1971 को। अब इस बमबारी से क्या हुआ, इस बमबारी से भारत इंटरनेशनल लेवल पर यह कह सकता था, विश्व स्तर पर यह कह सकता था कि भैया युद्ध हमने नहीं किया, हमारे ऊपर जब एयर स्ट्राइक करी गई तो हमने क्या किया, उसका जवाब दिया है। तो यह भी बहुत अच्छा हुआ, एक वैश्विक जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया यहां पर। तो क्या हुआ, यहां से वॉर स्टार्ट हो गया प्रॉपर तरीके से। अब 3 दिसंबर को चंगेज खान लॉन्च किया गया और 4 दिसंबर को समझिएगा, यहां पर इस मैप के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा यहां पर चीजें। देखिए ये है, ठीक है, ये पाकिस्तान है और यहां पर ये राजस्थान वाला है, लोंगोवाला, ठीक है, लोंगोवाला। अब देखिएगा यहां पर भारत जो है, ये जो बांग्लादेश है आज की डेट में, ये पहले क्या था, ये पहले ईस्ट पाकिस्तान, इसी को तो स्वतंत्र कराना था। तो क्या हुआ, इनको ऐसा पता चला कि ज्यादातर जो सेना है वो कहां पर है, वो भारत की सेना इस तरफ है, मतलब इस वाले एरिया में है पूरा का पूरा। तो क्या हुआ, ये वाला एरिया बहुत कम था और इनको ये पता चला इधर सिर्फ और सिर्फ 120 सैनिक हैं। तो पाकिस्तान ने यह सोचा अगर इस तरफ से हम एंट्री भारत में कर लेते हैं तो क्या होगा, भारत पर हम दबाव बना सकेंगे, यहां से जो इनके सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं इधर आएंगे, तो इधर का जो वॉर है वो कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यहां जो सेना को लीड कर रहे थे वो थे कुलदीप सिंह चांदपुरी। ये जो भाई साहब हैं
ठीक है, ये थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। और इनकी बहादुरी का क्या कहना। इनको जब ये पता चलता है और इनसे कहा जाता है कि भैया 120 लोग तुम हो, और पाकिस्तान उधर से लगभग 4000 लोगों की सेना लेकर के आ रहा है, क्या करने के लिए, इधर बर्बाद करने के लिए। उसके पास टैंक है, इनके पास 120 लोग हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इतनी सफाई से ये लड़े हैं। एक स्ट्रैटेजी होती है ना युद्ध की, इसी के लिए कहा जाता है, ठीक है, कि युद्ध जो है वो दिमाग से लड़ा जाता है। लोग कम हो या ज्यादा हो इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये तो सरदार जी थे, हार तो मान ही नहीं सकते थे। इन्होंने क्या किया, बड़ी टेक्निक अपनाई। इन्होंने क्या किया, जिधर से पाकिस्तान आ रही थी, जैसे ये यहां पर मैं बात करूं, यहां पर पूरी तरीके से क्या चले गए, कुछ माइंस थे इनके पास, कुछ माइंस जो हैं वो लगा दिए गए। ठीक है, 4 दिसंबर को यहां पर अटैक किया गया था रात में। अब जो एयरफोर्स है वो मॉर्निंग में पहुंच सकती थी। इस पर एक मूवी बनी है, अगर वो मूवी आपने देखी हो, ना देखी हो तो जरूर देखिएगा, भुज, अजय देवगन की मूवी है, अभी हाल ही में आई थी। वो इसी बैटल ऑफ लोंगेवाला को ही उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। तो ये कब पहुंच सकती थी, मॉर्निंग में पहुंच सकती थी। तो केएस चांदपुरी जी का यह था कि रात में किसी तरीके से अगर सेना को बॉर्डर पे रोक लिया जाए तो अगले दिन सुबह तो जीत हमारी निश्चित है। तो वही काम यहां पर हुआ। कुछ माइंस थे और माइंस के पीछे इन्होंने क्या किया, खाली टिफिन, ध्यान रखिएगा, जो खाने वाले टिफिन होते हैं वो टिफिन इन्होंने लगवा दिए। अब जब इधर से क्या हुआ, पाकिस्तान के टैंक एंट्री कर रहे थे, तो क्या हुआ, आगे तो माइंस थी, धमाका हुआ, एक टैंक उड़ गया, 2 टैंक उड़ गए, 3 टैंक उड़ गए। तो उनको लगा कि क्या हुआ, भारतीय सेना ने यहां पर माइंस बिछा रखी हैं। तो क्या हुआ, वो जो माइंस हैं उनको निकलवाने के लिए पूरी इंजीनियरिंग की टीम आई, इंजीनियर्स की टीम, और वो एक एक टिफिन खोलते थे यहां पर, और टिफिन खोल के ले जाते थे। उसमें पत्थर कंकड़ ये सब चीजें भरी होती थी। बाद में पता चलता था अरे ये तो खाली बेवकूफ बनाया गया। धीरे धीरे उन्होंने ये पूरा का पूरा खोद डाला और सब निकला क्या, टिफिन। इस काम में उनको 6 घंटे लग गए दोस्तों। यही बस समय था कि बज गए यहां पर रात के 3, और इसके बाद चीजें संभाली गई। और 120 सैनिक जो हैं वो एक साथ नहीं थे, वो उनको क्या किया गया, किसी को यहां लगाया गया, किसी को यहां, किसी को यहां, किसी को यहां, किसी को यहां, मतलब एक तरीके से सब इधर उधर तितर बितर से, कोई कहीं से गोली मार रहा, कोई कहीं से गोली मार रहा, कोई कहीं से गोली मार रहा, जिससे यह लग रहा था कि बहुत बड़ी कोई फौज है। तो यहां पर जो सेना को लीड कर रहे थे उनको लगा बहुत बड़ी सेना के साथ भारत है। हमें गलत इनपुट मिला है कि ये 120 सैनिक थे, लेकिन रियल में यही है दोस्तों। ये बैटल ऑफ लोंगेवाला, आज भी अगर लोंगेवाला आप जाते हैं तो पाकिस्तान, सुबह एयरफोर्स आती है, एयरफोर्स पूरा तबाही मचा देती है एकदम। जो टैंक वगैरह पाकिस्तान के थे वो भी छोड़ करके भाग जाते हैं। पाकिस्तान के टैंक अभी भी अगर आप लोंगेवाला जाएं वहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है, मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो थी कहानी बैटल ऑफ लोंगेवाला की। तो समझिएगा, एक तरफ तो क्या हुआ, ये बैटल हम जीत गए तो पाकिस्तान कुछ तो डाउन हुआ। अब उसके बाद बात आती है नेवी की। एयरफोर्स ने अपना कमाल दिखाया, एयरफोर्स ने यहां पर काम किया। अब बात आती है नेवी की। नेवी, आईएनएस विक्रांत के बारे में बात करें। आईएनएस विक्रांत यहां पर सपोर्ट दे रहा था पूरा का पूरा। आईएनएस विक्रांत एक बहुत बड़ा वॉरशिप था, बहुत बड़ा जहाज था। आईएनएस विक्रांत के सहारे ही बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश का मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका ये जो एयर स्पेस था वो पूरा का पूरा कैप्चर करने में सहायता मिल रही थी। तो पाकिस्तान को ये लगा किसी तरीके से अगर आईएनएस विक्रांत को डुबा दिया जाए तो हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान बहुत खौफ खाता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, कराची से, ठीक है, पाकिस्तान ने क्या किया, कराची से यहां पर पीएनएस गाजी को भेजते हैं डुबाने के लिए। ठीक है, अब अगेन बात करते हैं पीएनएस गाजी की, लेकिन उसके पहले ये देखिए, ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया था किसने, नेवी ने। इस पूरे के पूरे जो अटैक किया गया, नवल अटैक जो नौसेना के द्वारा अटैक किया गया 1971 में कराची पोर्ट पर, इसको ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया था। तो समझिएगा, Operation Trident was an offensive operation launched by the Indian Navy on Pakistan port city of Karachi during the Indo-Pakistani War of 1971। तो दोस्तों देखिए, जितने भी पाकिस्तान के शिप थे, इवन कराची बंदरगाह भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे ये कहां ना पहुंच सके, ये ईस्ट में ना पहुंच सके। तो समझिएगा, देखिएगा, पीएनएस मुकाफिज ये डुबा दिया गया आईएनएस वीर के द्वारा।
ठीक है, आईएनएस निपत है, आईएनएस निपत यहां पर देखिएगा, इसके द्वारा क्या किया गया, एमबी वीनस चैलेंजर, ठीक है ये, और पीएनएस खैबर जो है पाकिस्तान नवल शिप खैबर, इसको निर्घट के द्वारा डुबा दिया गया यहां पर। तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इसके कुछ समय बाद, ठीक है, क्या किया गया, लॉन्च किया गया था ऑपरेशन पाइथन, उसके बारे में भी बताऊंगा, समझिएगा यहां पर। ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन पाइथन भी नवल का ही क्या था, एक ऑपरेशन था। फॉलो अप ऑपरेशन ट्राइडेंट was the code name of a naval attack launched on West Pakistan port city of Karachi। नौसेना ने जो पहला ऑपरेशन लॉन्च किया था वो था ऑपरेशन ट्राइडेंट, और जो दूसरा ऑपरेशन लॉन्च किया वो था ऑपरेशन पाइथन। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिएगा, बात आती है पीएनएस गाजी की, जो मैं आपको बता रहा था। पीएनएस गाजी आती है किसको डुबाने के लिए, किसको डुबाने के लिए, विक्रांत को डुबाने के लिए। लेकिन अब क्या होता है यहां पर, यह है आईएनएस राजपूत, आईएनएस राजपूत, और ये है पीएनएस गाजी। ये क्या है यहां पर, पीएनएस गाजी है, पीएनएस गाजी। इस पर एक मूवी बनी है, अगर आपने देखा हो, द गाजी अटैक, द गाजी अटैक एक मूवी बनी है, उसमें भी इसको पूरा अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जैसे 1971 में सन्नी देओल ने कर्नल जो अभी बताया ना, कुलदीप सिंह चांदपुरी है, इनका रोल सनी देओल ने किया था। तो अगेन सेम एज यहां पर समझिएगा, ये पीएनएस गाजी है और इसके बारे में कहा जाता था इसको कोई डुबा नहीं सकता। अब ये चलती है, अब ऑब्वियसली इंटेलिजेंस को खबर तो पता चल जाएगी। तो इंटेलिजेंस को, भारतीय इंटेलिजेंस को ये पता चल गया कि पीएनएस गाजी आ रहा है आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए। और ये पीएनएस गाजी जो है पाकिस्तान को किससे मिली थी, अमेरिका से मिली थी। अब समझिएगा कहानी क्या हुई यहां पर पीएनएस गाजी की। पीएनएस गाजी चलता है, ठीक है, डुबाने के लिए। अब अगेन वहां पर जाना कहां था, यहां आईएनएस विक्रांत की लोकेशन ये थी, और इनको बताया गया कि आईएनएस विक्रांत कहां है, विशाखापत्तनम में। ये जो एरिया है ये है विशाखापत्तनम। ये किसका एरिया है, ये है विशाखापत्तनम का एरिया। और विशाखापत्तनम में कौन था, आईएनएस राजपूत था। विशाखापत्तनम में क्या किया गया, विशाखापत्तनम में दोस्तों, विशाखापत्तनम में यह खबर दे दी गई कि क्या करिए, आईएनएस विक्रांत के जितने भी वहां पर एम्प्लॉइज हैं वो सब अपने घर में फोन कर दें और ये बता दें कि हम घर आ रहे हैं। विशाखापत्तनम में ये खबर फैला दी गई कि एक बहुत बड़ा जहाज आ रहा है, मछुआरों से कहा गया खाली कर दो। स्ट्रैटेजी का पार्ट था, और बहुत सारा फूड का ऑर्डर कर दिया गया कि एक बड़ा जहाज आ रहा है, तो क्या करना है, उस जहाज में इन सबको लोड करना है। तो वो खबर इधर भी पहुंच गई, ऑब्वियसली भारत में भी पाकिस्तान के जासूस हैं, तो वो खबर पहुंच गई कि भैया आईएनएस विक्रांत जो है वो कहां पर है, वो विशाखापत्तनम में है। तो दोस्तों पीएनएस गाजी रियल जगह ना जाकर के कहां आई, आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत क्या था, उस समय विशाखापत्तनम में खड़ा हुआ था, और ये खराब जहाज था। उस समय इसका इंजन जो है वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो विशाखापत्तनम के यार्ड में था। लेकिन फिर भी इतनी पावर थी कि पीएनएस गाजी को क्या किया गया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया और पीएनएस गाजी को डुबा दिया गया। किसके द्वारा, आईएनएस राजपूत, एक ऐसा शिप जिसका इंजन भी उस समय काम नहीं कर रहा था। सोचिए दोस्तों, ठीक है। अब पीएनएस गाजी जब डूब गई और यह खबर पाकिस्तान को पता चली, फिर उनको यह पता चल गया कि भैया अब तो ये युद्ध हम किसी भी हाल में नहीं जीत सकते। जीत तो तुम वैसे भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी जब यह हादसा हुआ तो इनको पता चल गया कि अब हम इससे नहीं जीत सकते। लेकिन इसके बाद की कहानी क्या हुई वो समझिएगा आगे। इसके बाद की कहानी, अब क्या हुआ पाकिस्तान, भाई देखिए, एयर स्ट्राइक, ठीक है, नवल स्ट्राइक, इन सब स्ट्राइक ने पीएनएस गाजी भी डूब गई। अब इसके बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं था, ये पहुंच गए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ये मुद्दा उठाया और पाकिस्तान ने कहा भारत जो है वो पूर्वी पाकिस्तान में दखल दे रहा है, वहां के लोगों को मार रहा है। लेकिन रशिया ने यहां पर वीटो कर दिया। रशिया ने क्या किया, वीटो कर दिया। 5 देश हैं, कभी डिटेल में आपको बता दूंगा। बेसिकली वो 5 देश हैं, उनमें से अगर कोई भी एक देश वीटो कर देता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाया। अगर प्रस्ताव पास हो जाता तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन लेता, बट ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। अब जब प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, यहां से भी पाकिस्तान को क्या करना पड़ा, एक तरीके से
मायूस होकर लौटना पड़ा कि भैया यूएन भी कुछ नहीं कर पाएगा, हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। अब ये क्या है, अमेरिका से फिर हाथ जोड़ने लगे कि भैया हमारी सहायता कर दो, तुम ही हमारी सहायता कर सकते हो, तुम ही हमारे माई बाप हो। अमेरिका, ठीक है, रिचर्ड निक्सन उस समय थे, उनके साथ क्या था, वो थोड़ा सा भारत में जो प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी, तो उनकी आपस में कुछ नहीं बनती थी। रिचर्ड निक्सन से जब पाकिस्तान ने क्या किया, हेल्प मांगी, तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा, दोस्तों ये शिप है, आप देख रहे हैं यहां पर, ये शिप है, अकेले नहीं चलती थी, इसको कहते थे 7वां बेड़ा, 7th फ्लीट के नाम से जाना जाता था, बहुत बड़ा। ये अगर भारतीय सेना, मतलब ये अगर प्रवेश कर जाता, इसके पास इतनी ताकत थी कि आईएनएस विक्रांत को डुबा देता। और ये अकेला नहीं आ रहा था, यूएस ने 7वां बेड़ा अपना भेजा, ये पूरा का पूरा एक साथ, देखिए एक बहुत बड़ा जहाज, फिर छोटे छोटे ये जहाज सारे के सारे भेजे गए यहां पर, ठीक है। 7th फ्लीट के साथ यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने अपना कौन सा भेज दिया, ईगल भेज दिया। तो इनका भी ये बहुत बड़ा बेड़ा आ रहा था। सोचिए, भारत से लड़ने के लिए अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया और यूके ने अपना ईगल, ये भी वॉरशिप था, इसको भेज दिया। और वाकई में ये बहुत बड़ा था, आईएनएस विक्रांत के 2 गुना था। आईएनएस विक्रांत से ज्यादा क्या थे, अटैकर्स थे इसके पास। तो समझिएगा यहां पर, अगर ये पहुंच जाता तो वाकई में फिर क्या होता, भारत को कहीं ना कहीं निगोशिएशन करना पड़ता। लेकिन अब क्या हुआ, इंडिया ने एक्टिवेट किया अपना एक और ट्रीटी। वो ट्रीटी किसके साथ थी, इंदिरा गांधी को याद आया कि भैया हमने भी तो ट्रीटी साइन कर रखी है, किसके साथ, रशिया के साथ। रशिया के साथ हमने एक ट्रीटी साइन करी थी, कब, समझिएगा, इन रिस्पॉन्स टू दिस मूव इंडिया एक्टिवेटेड आर्टिकल 9th ऑफ द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस। भारत ने सोवियत, उस समय सोवियत था, ठीक है, तो पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन विच कॉल्ड फॉर इमीडिएट कंसल्टेशंस एंड अप्रोप्रिएट मेजर्स इन द इवेंट ऑफ थ्रेट टू अटैक फ्रॉम आउटसाइड ऑन एनी द 2 countries, फॉलोइंग विच द सोवियत यूनियन सेंट अ लिस्ट ऑफ शिप फ्रॉम व्लादिवोस्टोक टुवार्ड्स द बे ऑफ बंगाल। रशिया ने कहा ठीक है, हम भारत की सहायता करेंगे। रशिया ने हर जगह हमेशा भारत की सहायता की है और भारत का एक सच्चा दोस्त माना जाता है। तो दोस्तों, रशिया ने कहा कोई बात नहीं, ये इधर पहुंचने भी नहीं दूंगा। बे ऑफ बंगाल में रशिया ने क्या भेजा, अपना 40वां बेड़ा, 40वां बेड़ा, पूरा का पूरा 40वां बेड़ा, नंबर ऑफ शिप्स यहां पर व्लादिवोस्टोक से क्या किया, भेज दिया गया। और थोड़ा सा मैं आपको मैप फिर से दिखाता हूं, यहां पर देखिएगा, ये जो अगेन एक बेस है यमन का, इंडिया ये है भारत, जस्ट अ मोमेंट, ये है भारत पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ये है यमन, यमन में रशिया का क्या था, बेस था, मिलिट्री बेस था, तो और सॉरी एयर बेस था, यमन में रशिया का एयर बेस था। इन्होंने कहा यमन से एयर की सुरक्षा हम आपको देंगे। किसकी सुरक्षा देंगे, हम एयर की सुरक्षा आपको देंगे। तो समझिएगा 40वां बेड़ा अपना भेज दिया। एक तरीके से ये पूरी की पूरी लाइन बना दी गई, ये सारे शिप इधर, ये सारे शिप इधर, और इधर क्या था, बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या था, 40वां बेड़ा। और उसने क्या किया था, अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन है समुद्र से थोड़ा सा ऊपर उठा दी थी, जिससे अमेरिकन सैटेलाइट्स ये देख सके कि कितनी यहां पर सबमरीन्स हैं। तो वाकई उन्होंने देखा, उन्होंने बताया, और ऐसी थी कि ऑटोमेटिक राडार सिस्टम उसके अंदर था। अगर ये शिप्स आगे बढ़ जाते तो उसको एक्टिवेट नहीं करना पड़ता, उसके पास जो मिसाइलें थी वो न्यूक्लियर कैपेबल थी, सारी की सारी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती और पूरा इधर धुआं धुआं कर देते। अमेरिका ने भी जब ये देखा तो अमेरिका डर गया, ठीक है। और इवन यूके ने यहां पर क्या कहा, यूके ने, जो यूके का ईगल वॉरशिप था, यूके ने कहा वी आर टू लेट, अब हम बहुत देर कर चुके हैं। और तब तक यहां पर क्या हो गया, यहां पर पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए, जनरल नियाजी ने सरेंडर पर साइन करने के लिए तैयार हो गए कि हां ठीक है, हम सरेंडर करते हैं अपने 93,000 सैनिकों के साथ में। और इसी के साथ भारत की जीत हो जाती है दोस्तों, और इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी जीत है। देखिएगा यहां पर ऑन 16 दिसंबर 1971 लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, नाम तो बहुत लंबा चौड़ा था इनका, लेकिन काम ये ढंग से नहीं कर पाए और करना भी नहीं था इनको ढंग से, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही हैं।
चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी फोर्सेज लोकेटेड इन ईस्ट पाकिस्तान साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। दोस्तों ये जो इमेज देख रहे हैं ये भारतीय सेना के पराक्रम की जीती जागती मिसाल है और इसको जितना देखते हैं उतना भारत के लिए एक गौरव जो है हमारा भारतीय होने का बढ़ जाता है। तो दोस्तों एट द टाइम ऑफ सरेंडर ओनली अ फ्यू कंट्रीज हैड प्रोवाइडेड डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू द न्यू नेशन। अब अगेन यहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के बाद एक नए देश आधिकारिक बांग्लादेश की घोषणा होती है। भारत उसको रिकॉग्निशन देता है लेकिन बहुत से देश विश्व भर के उसको रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिकॉग्निशन देना स्टार्ट कर देते हैं। समझिएगा, ओवर 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स surrendered to the Indian forces and Bangladesh Liberation Forces, making it the largest surrender since World War II। जो मैंने आपको बताया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी सेना के द्वारा क्या किया गया था, आत्मसमर्पण किया गया था दोस्तों। और फिर बात आती है बांग्लादेश को एज अ नेशन स्वीकृत करने की। तो बांग्लादेश को एज अ नेशन स्वीकृत किया गया यहां पर टू द यूएन विद द मोस्ट वोटिंग इन इट्स फेवर। जब यूएन में इसके लिए वोटिंग हुई, जब यूएन का बांग्लादेश सदस्य बना उसके लिए वोटिंग हुई तो सबसे ज्यादा वोट यहां पर बांग्लादेश को मिले। चाइना वीटोड दिस एज पाकिस्तान वाज इट्स की एली। चाइना ने वीटो किया, ठीक है, लेकिन कोई बात यहां पर नहीं बनी क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान की दोस्ती निभाने पहुंच जाता है अधिकतर। The United States, also a key ally of Pakistan, was one of the last nations to accord Bangladesh recognition। यूएस ने सबसे आखिरी में 1972 में क्या किया गया था, बांग्लादेश को मई 1972 में बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दी और उसके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट किए यहां पर। तो ये था भारत की जीत की एक कहानी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। दोस्तों सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये एक इतिहास है और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की कहानी है। इसी तरीके की वीर गाथाएं आप भी अपने घर में अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको बताते रहिए और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते रहिए। आज का दिन अच्छे से सेलिब्रेट करिए। अपनी डीपीज में 1971 वॉर की जो पिक्स हैं उनको जरूर लगाइए। ये क्या है, एक तरीके से सेना को हमारा क्या है, सम्मान है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।